मेरा नाम मशन है। मेरे शौहर अपने दोस्त की ईदी में शरीक होने के लिए 1 हफ्ते के लिए कराची गए थे। मेरी भी एक सहेली की छोटी बहन की मंगनी की रस्म थी, जिसमें शरीक होने के लिए मैं अपने आप को बना संवार रही थी। मेरा 16 साला छोटा भाई, जो गांव से मेरे शहर में एक मदरसे में पढ़ने आया हुआ था, वो भी अचानक मेरे घर आ गया। वो 10-12 दिन बाद मेरे घर आ जाया करता था और 3 दिन गुजार कर फिर वापस चला जाया करता था। वो उस वक्त मेरे बच्चों के पास बैठा हुआ उनके साथ खेल रहा था। मैं अपने छोटे भाई के लिए किचन में जाकर कुछ बनाने लगी थी कि ऊपरी शेल्फ पर रखा हुआ बेलन लड़खता हुआ नीचे की तरफ आया और सीधा मेरे दाएं घुटने पर इतनी जोर से लगा कि मेरी तो चीखें निकल गईं। मेरी इतनी बुलंद चीखने सुनकर मेरा भाई और मेरे साथ वाली हमसाया दौड़ती हुई मेरे पास आई। मुझे रोते हुए देखकर मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने बतला दिया कि बैन मेरे घुटने पर लगा है, लगता है मेरे घुटने की हड्डी टूट गई है। फंक्शन में जाने की तैयारी तो धरी की धरी रह गई। मेरी हमसाया ने मेरे बच्चों और मेरे घर को संभाला और मैं छोटे भाई के साथ बाजार में बैठे हुए एक पहलवान के पास आ गई, जो टूटी हड्डियों को ठीक करते हैं। ये भी अच्छा ही हुआ कि हम टाइम से वहां पहुंच गए थे, वरना उनकी दुकान के वक्फे का टाइम शुरू होने वाला था। पहलवान के शॉप पर उस वक्त सिर्फ एक बूढ़ी औरत अपने हाथ की पट्टी करवाने आई हुई थी। उसने मुझे रोते हुए देखा तो वजह पूछी। मैंने वजह बतलाई तो वो मेरे कपड़ों को देखकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारे घुटने पर चोट आई है तो लाजमी बात है कि घुटने की मालिश भी होगी, यहाँ पट्टी भी बांधी जाएगी, मगर तुम्हारी शलवार का पांचा इतना छोटा सा है कि ये तो तुम्हारी पंडलियों के ऊपर भी नहीं जाएगा। घुटने को होगा कि तुम पहलवान के कमरे में जाने से पहले अपनी शलवार का पांचा अधेर लो, ताकि ये आसानी ऊपर हो सके। मैंने अभी हाँ या ना में कुछ नहीं कहा था कि वो खुद ही बोली, बेटी, लेकिन अगर तुमने अपना पांचा फाड़ लिया तो तुम्हें बाजार से गुजरकर वापस जाने में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। शॉप के बाहर तो रक्षा आने की जगह भी नहीं है। रक्षा लेने के लिए भी तुम्हें कम से कम आधा बाजार पैदल गुजर कर जाना होगा। उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक नई उलझन में डाल दिया था। मैं अभी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची थी कि जिस कैबिन पर ड्रेसिंग रूम लिखा हुआ था, पहले एक जवान लड़की बाहर निकली। उसकी हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की उस बूढ़ी औरत के साथ दुकान से चली गई तो कुछ देर बाद इसी ड्रेसिंग रूम से एक 34-35 साल का काफी सेहतमंद जवान निकला। मेरा पहले कभी किसी पहलवान से वास्ता निकलता नहीं पड़ा था, ना मैं उसे जाती की। वो मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ बीजी, तुम्हारा क्या मसला है? मैंने अपनी चोट का बतलाया। फिर वो मेरे छोटे भाई से पूछने लगा तो मैंने कहा कि ये तो मेरे साथ है। उसने कहा अच्छा, और फिर दुकान के ग्लास डोर पर वक्फे का बोर्ड लगाकर दरवाजे को चीखनी लगा दी। वापस हमारी तरफ आते हुए बोला, तुम पट्टी करवा कर इस छोटे दरवाजे से निकल जाना। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे उसने ड्रेसिंग रूम में आने का कहा। मेरे छोटे भाई ने मुझे सहारा देकर ड्रेसिंग रूम में लाकर ड्रेसिंग बेड पर बिठा दिया तो पहलवान ने मेरे भाई को बाहर जाकर बैठने का कहा। वो तो बच्चा था, वो फौरी इस कमरे से निकलकर बाहर चला गया था। पहलवान मेरे करीब आया, कहने लगा, बीबी, तुम्हारे घुटने पर चोट आई है, इसकी मालिश करनी होगी, फिर पट्टी भी करनी होगी। अपने घुटने को कैसे दिखाना चाहोगी? मैं तुम्हारी शलवार का पांचा फाड़ता हूँ। मुझे इस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई और झट से बोली, नहीं, फिर मैं बाजार से गुजरकर कैसे जाऊंगी? मैं तो तमाशा बन जाऊंगी। हाँ, ये बात तो है। चलो फिर अपनी नीचे की तरफ करो। एक गैर आदमी के सामने उतारते हुए भी शर्म आ रही थी, मगर मजबूरी ऐसी थी कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं था। मैंने इलास्टिक नीचे की तरफ कर दिया। तब पहलवान ने पकड़कर मेरे घुटने से भी काफी नीचे कर दिया और हल्का हल्का हाथ फेरते हुए मेरे घुटने की हड्डी को चेक करने लगा। कुछ देर बाद बोला, बीबी, शुक्र करो, तुम्हारे घुटने की हड्डी तो महफूज है, मगर इस पर दबाव काफी पड़ा था, इसलिए मालिश करते हुए तुम्हें काफी दर्द होगा, बट इसीलिए 20 मिनट के लिए होगा। अगर मैंने हड्डी को इसकी सही जगह पर एडजस्ट ना किया और वैसे ही पट्टी बांध दी तो दर्द तो तुम्हारा 20 दिन के बाद खत्म दिन हो जाएगा, मगर तुम सारी जिंदगी लंगड़ा कर ही चला करोगी। इसलिए तुम्हें पहले से कह रहा हूँ कि दर्द को बर्दाश्त कर लेना, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसकी बातें सुनकर तो मेरी और भी जान निकल गई थी। मैं सारी जिंदगी लंगड़ी बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए अपना दिल मजबूत करते कहा, नहीं, आप जैसा बेहतर
भी इल्म मजते हैं वो करें, मैं दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर उसकी पूरी गई। फिर आकर ने एक तेल की शीशी से मेरे घुटने पर थोड़ा सा तेल गिराया और मेरी टांग को सीधा करते हुए जैसे ही उसने मेरे सीखने पर घुटने पर हाथ रखा, दर्द की वजह से बेइख्तियारी तौर पर मैंने अपने दोनों हाथों से बेड या किसी और चीज को पकड़ने की बजाय पहलवान की ही दोनों टांगों को मजबूती से पकड़ लिया। वो पहले धीरे धीरे मेरे घुटने की अर्ध गिर्द मालिश करता रहा। उसका हाथ मेरी रान पर काफी ऊपर तक जा रहा था, मगर उस वक्त मुझे इतनी होश कहाँ थी। कुछ ही देर में उसने मेरे घुटने को एक झटका दिया तो मैं दर्द से बिलबिला उठी। पहले तो पहलवान ने मेरे घुटने के साथ साथ मेरी पिंडली और रान की भी अच्छी तरह मालिश शुरू कर दी थी। पहलवान मुतवातिर मालिश करता रहा। कुछ ही देर बाद मेरा दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, आखिर मारूम हो गया। तकलीफ का असर जायल होने के बाद मैं अपने हवास में लौटी और खुद को एक गैर मुहर्रम के सामने सिर्फ कमीज में देखकर मुझे फितरी शर्मो हया ने अघेरा, जो एक शरीफ और इज्जतदार औरत का खासा होता है। लेकिन मैं अपनी तकलीफ के हाथों भी मजबूर थी, वरना मैंने आज तक अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं की थी। लेकिन पहलवान की इस तरह मालिश करने से मेरे अंदर की फी हुई ख्वाहिश ने सर उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे अपने छोटे भाई की भी फिक्र थी, जो अपनी बहन के इंतजार में घुल रहा था। तो मैंने जल्दी से कहा, पहलवान जी, मेरा दर्द खत्म हो गया है, आपसे इल्तमास है कि पट्टी कर दे। अब पहलवान के हाथ रुक गए। उसने इस बात में सर हिलाया और पट्टी करने लगा। पहले उसने मेरे घुटने के नीचे एक सख्ती नमा लकड़ी की बनी हुई मुरब्बाई शक्ल की स्लेट रखी, फिर पट्टी उठाई और बांधने लगा। थोड़ी देर में पट्टी हो गई। जब मैंने शलवार पहन ली और उठ के बैठ गई तो पहलवान मेरी राइट साइड में आया और एक बाजू मेरी कमर में डाल के मुझे आहिस्तगी से ऊपर उठाया और मुझे सिंगल बेड से नीचे उतारा और मुझे तकरीबन अपने साथ चिमटा लिया। वो मेरी राइट साइड पर था और उसने अपना लेफ्ट आर्म मेरी कमर के गिर्द हमाइल किया हुआ था। फिर हम बाहर काउंटर वाली साइड पर निकल आए। मेरा छोटा भाई परेशानी के आलम में बाहर बैठा अपने होंठ काट रहा था, क्योंकि पहलवान के पास आते हुए मेरी हालत बहुत शिकस्ता थी, तो इसलिए उसका परेशान होना फितरी बात थी। जब मेरे चेहरे पर उसने सुकून और ठहराव देखा तो वो कुछ पुरसुकून हुआ और पुर आगे बढ़ के मुझे सहारा दिया और पहलवान के चुंगल से निकाल के मुझे बेंच पर बिठा दिया। फिर पहलवान ने छोटे को चंद गोलियां और का मुख्तलिफ कलर के शरबत दिया। बताने लगा कि कब उनको यूज करना है और कैसे, और साथ में कहा कि 1 वीक के बाद पट्टी खुलवाने दोबारा आना है। पर सब बताते हुए पहलवान मेरी तरफ कनखियों से देख रहा था। पहलवान की फितरत को मैं बखूबी समझ रही थी। पहलवान जैसे लोग ही जमाने का नासूर होते हैं, जो औरतों की इज्जत को मजरूह करते हैं और अपनी होश का निशाना जबरदस्ती बनाते हैं। मेरे बस में पहलवान ने जो आग लगाई थी वो बुझ चुकी थी, लेकिन इसकी चिंगारी अभी भी बाकी थी और एक हल्का सा हवा का झोंका उसे फिर से जला सकता था। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। खैर, ये मामला जल्द खत्म हुआ और हम घर पहुंच गए। घर पहुंच के भी मेरा सारा ध्यान पहलवान की गई मालिश ये था, मुझे पता नहीं चला। पर दरवाजे पे खड़ा कोई मुझे देख रहा था। कदमों की चाप से मैंने आंखें खोली तो मेरी हमसाया नैना थी। वो खामोशी से मेरे पास आई, पर मेरे बैठ के उसने मुझे बुलाया। गुलशन, तो क्या कर रही थी? थोड़े दिन रह गए हैं, तेरे मियाँ आ जाएंगे। मैंने टेबल पे बड़े तेल की तरफ इशारा किया और कहा, नेगीना मेरी मालिश कर दो। नेगीना ने इस बात में अपनी मंडी हिलाई और तेल उठा के मेरे पास ले आई। ने आहिस्तगी से मेरी शलवार का पांचा उठाया और ऊपर करने की कोशिश कर रही थी। पांचा तंग होने की वजह से ऊपर नहीं हो रहा था। मैं बोली, नेगीना शलवार उतार दो, मेरी इससे आसानी होगी। नेगीना एक लम्हे को झिझकी, फिर उसने सर को हिलाते हुए आहिस्तगी से उतार दी। अब फिर वही सूरत हाल पैदा हो गई थी जो पहलवान की दुकान में थी। मैं तसव्वुर में खुद को पहलवान की दुकान में महसूस कर रही थी। नेगीना ने आहिस्ता से एक तकिया उठाया और मेरे घुटने के नीचे रख दिया। फिर उसने अपने हाथों पे तेल मिला और मेरी पिंडली पर मालिश शुरू कर दी। घुटने पे चूके या पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए इससे थोड़ा नीचे मेरी अपनी वजह से मैं ही महदूद रही। पट्टी की वजह से मैं सही से तरह से नहा भी नहीं सकती थी। फिर नेगीना ने मुझे नहलाया,
घुटने पे हुई नहाने चोट की वजह से वक्त बहुत हुआ मैं, लेकिन इसने इसको बचाकर नहलाया कि खाना बनाने, कपड़े पहनाए, नाए और बेड पर लेटा के चली गई। फिर 1 वीक गुजर गया। इस 1 वीक के दौरान नगीना आती रही और मेरी खिदमत बराबर करती रही और घर के दूसरे कामकाज मेरा छोटा भाई करता था। इस दौरान मैंने अपनी टांग पर वजन डालना शुरू कर दिया था और ऐसा चल के छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं कोई रिस्क भी लेना नहीं चाहती भी। पहलवान ने मुझे डरा दिया था और सारी उम्र की लंगड़ाहट का सोच कि मेरी जान निकल जाती थी। अब वीक चूके गुजर चुका था और आज पट्टी खिलवाने की बारी थी। छोटा तैयार था कि आज मैं ले जाएगा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि तुम बच्चों का ध्यान रखो और मैं नगीना को लेकर जाती हूँ। मैं आज बहुत निकसिक से तैयार हुई थी। आज मैंने अपना फेवरेट पर्पल कलर का सूट पहना जो बहुत बारीक था, होंठों को लिपस्टिक से अशना करवाया और हल्का हल्का मेकअप किया। मेरी रंगत चूंकि बहुत वाइट थी तो इसलिए मैं हल्का सा मेकअप करती थी। जब मैं तैयार हो गई तो खुद को आईने में देखकर अपना जायजा लिया। फिर मैं एक बड़ी सी चादर उठा के बाहर निकल आई। बाहर नगीना मेरा इन्हीं वेट कर रही थी। मुझे देख के वो मेरी तारीफ किए बगैर ना रह सकी। फिर हम दोनों घर से बाहर निकले और ऑटो रिक्शा में बैठ गई। ऑटो रिक्शा वाले ने पहलवान की दुकान के सामने उतार दिया। हम दुकान के दाखिल गए। अंदर दाहो नदर सिर्फ एक बूढ़ा और एक नौउम्र लड़का बैठे थे। काउंटर पर बैठी हुई नौउम्र लड़की ने हमें बेंच पर बैठने का इशारा किया और कहा कि उस्ताद अभी मसरूफ हैं। हम एक साइड पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़की जिसके बाजू पे पट्टी बंधी हुई थी बाहर निकली और धीमे कदम उठाती बाहर निकल गए और वो बूढ़ा भी उसके पीछे निकल गया। गालिबन वो उसका बाप था। थोड़ी देर बाद पहलवान बाहर निकला। मैं चादर ओढ़े हुए थी, लेकिन पहलवान की जेरे निगाहों ने मुझे पहचान लिया। वो काउंटर के पीछे चेयर पर बैठ के बोला, बीबी जी अब आपके घटने की क्या सूरत हाल है। फिर मैं बताने लगी कि अब तकरीबन ठीक है और आज पट्टी खुलवाने आई हूँ। पहलवान ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया और कहा कि आप अंदर जाएं, मैं पट्टी उतारता हूँ। मैं उठी और अंदर चली गई और नगीना बाहर रह गई। मैं जाके इसी बेड नमा चारपाई पर बैठ गई जहां पर पहलवान ने पहली दफा मेरी मालिश की भी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वो नौउम्र लड़का हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेके आया। उसने ट्रे मेरी साइड पे रखी और चला गया। मैं उनके साथ इंसाफ करने लगी और आने वाले लम्हों का सोचने लगी। थोड़ी देर बाद पहलवान कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेरी तरफ देखा तो रिजल्ट मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। पट्टी खोलने के बाद मैंने अपना घटना देखा तो मेरी जान में जान आई। घटना बिल्कुल ठीक था और सिर्फ एक जख्म का निशान था मेरे दिल में लंगड़ी होने की, जो हौल दिल में उतरी हो रहे थे वो खत्म हो गए। पहलवान बोला, बीबी जी मुबारक हो, आपका घटना बिल्कुल तंदुरुस्त है। नगीना बाहर बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। नगीना की जबानी में बड़ी देर से इंतजार की कशमकश में थी कि कब पट्टी खुले और बाजी बाहर आए, लेकिन बहुत देर हो गई तो मुझे शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो मैंने सोचा कि अंदर जाके जायजा लिया जाए। ने उस लड़के को थोड़े पैसे दिए और कहा कि बेटा जाओ, मेरे लिए एक मीठा पान तो बनवा के लाओ। लड़का पान लेने चला गया। मैं अपनी जगह से उठी और अंदर दाखिल हो गई। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर लकड़ी का दरवाजा था। मैं ने खोलना चाहा तो फिर कुछ सोच के रुक गई। मैंने दरवाजे पे कान लगा दिए तो मुझे कुछ आवाज में सुनाई दी। मेरी बैकबोन में सनसनी की लहर दौड़ गई। मैंने दरवाजे पे इंतहाई हल्का एहतियात से दबाव डाला कि हल्की सी आवाज भी ना निकल पाए। थोड़ा सा छेद हुआ तो अंदर एक होश रबा मंजर था। मैंने देखा कि बाजी पहलवान के साथ अपना काम करवा रही है। मैं ताज्जुब से सोचने लगी कि बाजी के शौहर किस कदर उनसे प्यार करते हैं और बाजी दूसरी जगह मना मार रही है। खैर, मैंने उस वक्त उस ख्याल को अपने जहन से झटका और अंदर के मंजर को बगौर देखने गेली। उस वक्त 2 औरतें दुकान में अली और उस्ताद का पूछने लगी। वो दोनों बाहर बैठ गई। खैर, मैं और पहलवान बाहर आ गए। फिर मैं और नगीना घर को रवाना हो गई। सारे रास्ते में नगीना से नजरें चुराती रही। घर पहुंची तो मेरे शौहर आए हुए थे। मैं जाते ही उनके गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी और मगरमच्छ के अंसों की भरमार कर दी कि मेरे साथ ये हादसा हो गया था। खैर, उन्होंने मुझे चुप करवा दिया और हौसला दिया। मेरी जिंदगी का वो दिन आज भी मुझे याद आ जाता है तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मैंने इलाज करवाने के बहाने अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ली थी। मेरा बेतीजा, जिसकी 14 साल उम्र, मैं मेरे ही कमरे में सो रहा था।
मैं अब काफी परेशान थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज इसके साथ खेलूं। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे भाई ने कहा था कि इस बार फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। मेरी मंगनी हो चुके थे। सीन अभी तक शादी नहीं हुई कि मैं जवान थी, खूबसूरत थी, भाई के घर पर ही रहती थी। लिए उनका 14 साला बेटा जो कि इस वक्त मैट्रिक का स्टूडेंट था, मेरे ही कमरे में सोता था क्योंकि इस घर में 2 ही तो कमरे थे। एक में मेरा भाई और उसकी बीवी सोते थे और दूसरे में मेरा भतीजा और मैं सोते थे। क्योंकि उनका एक ही बेटा था, मुझे काफी अब अजीब भी लग रहा था। मैं अब आखिर कैसे आशर को कहूं कि मेरे साथ एक अच्छा वक्त गुजारो, क्योंकि मेरे भतीजे का नाम आशर था। वो बहुत ही ज्यादा देखने में ही खूबसूरत था। मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर क्या करूं, आशर को कैसे, क्योंकि अगर घर में सी को बता दिया तो क्या होगा। मैं बहुत ही परेशान थी, ज्यादा परेशान थी। मैं अब इसके पास चली गई। मैंने कहा कि क्या तुमने कभी कोई फिल्म देखी है? इसने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि आज हम एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं। मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं उसे फिल्म दिखाऊंगी और हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। हमने एक छोटी सी अलम के सीन से शुरू किया। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। इसमें मोहब्बत भरे जब सीन आने लगे तो उसने कहा कि ये मैं नहीं देखना चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं देखना चाहते? मैं सोने लगा हूं, उसने मुझे कहा। मुझे लगता था कि शायद मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आशर के इस रवैये की वजह से मैंने अबाश से कोई बात ना ही करना मुनासिब समझा। मैं फिल्म देख रही थी। आशर जो कि सोने लगा, थोड़ी देर के बाद आखिर घर मैंने अब दूसरी फिल्म लगा दी। जब दूसरी फिल्म लगाई तो उसकी आवाज से असर उठ गया। असर फिर मेरे पास आ गया, लेकिन इस बार आशर फिल्म के साथ बहुत ही ज्यादा खुश भी था, क्योंकि अब जैसे जैसे फिल्म में सीन आ रहे थे मुझे पता चल चुका था कि अब इसमें भी फल होने की है। मैं समझ चुकी थी कि अब शायद वो भी अपने ऊपर काबू नहीं पा सकेगा, क्योंकि इसमें सीन ही ऐसे थे। कुछ देर के बाद जब इसके हिस्से की तरफ मैंने देखा तो काफी अजीब सा नजर आने लगा। मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। अच्छे अच्छे सीन थे जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश भी था। उसे भी अब इस बात की समझ आ चुकी थी कि मैं ये फिल्म क्यों देख रही हूं। असर ने कहा कि क्या हमें सो जाना चाहिए? नहीं, क्यों? तुम सोना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें नींद आ रही है? नहीं, मुझे नींद तो नहीं आ रही। मैं समझ चुकी थी कि वो खुद ही मुझसे ऐसी कोई बात करेगा, क्योंकि मैं किसी भी बात का इल्जाम अपने ऊपर लेकर है। मुझे नींद तो नहीं आ रही है, मैं मुझ ही सी कि वो खुद ही मुझसे ऐसी कोई बात करेगा, क्योंकि मैं किसी भी बात का इल्जाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। मैं खुद ही बहुत ही ज्यादा परेशान जरूर थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। मैंने एक बार फिर आशर की तरफ देखा। आशर, क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? आशर ने कहा, हाँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद मैंने आखिरकार मोबाइल साइड पर रखा। मैंने असर को कहा कि हमें सो जाना चाहिए। आशर ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि हम ये फिल्म मुकम्मल देखें। मैंने कहा, आशर, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ये फिल्म सारी नहीं देख सकती। तुम अच्छी तरह से जानते हो इसमें काफी अजीब चीजें हैं। मैं ये तमाम चीजें हैं देख सकती, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार उत्तर ने खुद ही मोबाइल पकड़ लिया और देखने लगा। आशर को काफी अच्छा लग रहा था। असर अब खेलने के काबिल भी था। हशर जो कि अब थोड़ी देर बाद खुद ही मुझे कहने लगा, क्या हम ये खेल खेल सकते हैं? मैंने कहा कि ऐसा खेल हम कैसे खेल सकते हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच क्या रिश्ता अच्छे नहीं होता। आप मेरी बात मान लेना। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान सकती हूँ? तुम कल को अगर अपनी माँ और बाप को ये सब कुछ बता दोगे तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज आप मेरी बात मान ले। अब मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका था। मैं तो खुद यही चाहती थी। आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हो रहा था। मैंने जो सोचा था वही अब मेरी बात मानकर आखिरकार उसने खेलना शुरू कर दिया। मैंने अपने तरीके से कहा कि क्या तुम अपनी शर्त पर खेलोगे या मेरी बात मानोगे, जिस पर असर ने कहा कि मेरा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा नया है, आप ही मुझे बता दे। मैंने कहा, ठीक है। मैंने फिर अशरफ बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था। मैं अब उसे मुकम्मल तौर पर देख रही थी। मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था।
मैं अब नीचे बैठ गई। मैंने कहा कि क्या मैं खेल सकती भी हूँ? आशर ने कहा कि हाँ, खेले ना, आप खेले। कुछ देर के बाद आखिर के कहने पर मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैं तो अब किसी भी बात का इल्जाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद आशर अपनी जगह पर खड़ा रहा और आखिरकार मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। आशर के चेहरे से मुझे नजर आ चुका था कि ये खेल उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। असर इस खेल को पसंद करके ही अब इस खेल को काफी इंजॉय कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने आशर को एक खास पोजीशन बनाकर दी। मैंने क्या हाशा किया, तुम अब अमल तौर पर खेल पाओगे जैसा तुमने देखा है। इस तरह से क्या तुम खेल पाओगे? हाँ, क्यों नहीं। आशर ने खेलना शुरू कर दिया। लेकिन काफी देर से आशर कोशिश कर रहा था, लेकिन आशर से कुछ हो ही नहीं रहा था। आशर को मैंने कहा कि क्या है, तुम खेल क्यों नहीं रहे? असर ने कहा, क्या करूं, मैं एक देर से कोशिश तो कर रहा हूं, हो ही नहीं या की रहा, क्योंकि मेरा भी कोई इसमें मैं तजर्बा नहीं, इसलिए हम दोनों को काफी मसला आ रहा था। फिर मैं था, हमारा ये नया खेल था और पहली बार खेल था। असर, इस बार भी तुम ना खेल पाए तो सच में मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। आशर तुम्हें इस बार का एक खास पोजीशन बनाकर दी। मैंने कहा कि अच्छा खेलना पड़ेगा। असर ने कहा, चलो ठीक है, मैं इस बार अच्छा खेलूंगा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी बात मान चुका हूं ना। थोड़ी देर बाद असर ने कोशिश की तो मैंने आशर को कहा कि मुझे आपसे नहीं खेलना, मैं अब नहीं खेलना चाहती। असर ने कहा कि हुआ क्या है, तुम इतने बेरहम हो, क्या हुआ? ऐसे भी कोई खेलता है? तुम्हें पता तो है कि मेरा इस खेल में कोई तजा नहीं, फिर भी तुमने कोई जिस तरह खेला ऐसे जैसे तुम मुझे जानते तक है नहीं। प्लीज, गलती हो गई, बस मुझे माफ कर दें, अब ऐसा होगा। आशर, अब तुम प्यार से खेलोगे ना? हाँ हाँ, अब बता दे, मैं अब आपकी बात मानकर जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, मैंने असर को कहा कि अब खेलो। आशर खेल रहा था। इस बार मुझे काफी अच्छा लग रहा था, वो बस खुले ही जा रहा था। मैंने अब उसे इस बार समी है कि आज ये परेशानी थोड़ी सी जरूर हुई थी, लेकिन इस पर आशर जितने स्पीड से खेल सकता था, जैसे खेल सकता था, वो खेल रहा था। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह खेलने से मुझे भी काफी राहत और सुकून मिलेगा। कुछ देर के बाद आशर थक चुका था, मैं अभी तक थकी नहीं थी। आशर को मैंने कहा, ये क्या हुआ? आयशा ने कहा कि मुझसे मजीद नहीं खेला जाएगा। मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे अब लगता है कि शायद मैं नहीं खेल पाऊंगा। ऐसी बात नहीं, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? जो भी है, अब हमें मजीद ऐसा खेलना चाहिए। एसर को मैंने कहा कि थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो, इसके बाद हम दोबारा खेलेंगे। ठीक से, एसर ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें कि बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़ी देर के बाद असर दोबारा खेलने के काबिल हो चुका था। मैंने पानी दिया और पानी पीने के बाद असर ने थोड़ा सा रेस्ट किया और इसके बाद मैंने आखिरकार उसे खेलने के काबिल कर लिया। मैंने कहा, खेलो। असर ने कहा कि क्या मुझे दोबारा खेलना चाहिए? इस बार में ने जो पोजीशन बनाकर दी वो मेरी फेवरेट तरह से फैले। आशर दोबारा खेलने के काबिल तो हो चुका था। हाशर को मैंने जब कहा तो असर मेरी बात भी मान चुका था। आशर काफी अच्छा खेल रहा था। आशर को मैंने कहा कि इस बार तुम जैसा खेलना चाहो खेल सकते हो, मैं तुम्हें किसी बात से मना नहीं करूंगी। असर सब कुछ तो पहले ही फिल्म में देख चुका था कि उसमें खेलने के काफी अच्छे अच्छे तरीके वो जानता था, जिसकी वजह से मुझे अब काफी अच्छा लग रहा था। हाशर ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मुझे काफी अच्छा लगा मेरे खेल में, अब वो भी साथ दे रहा था। मैंने असर को कहा कि शायद तुम इस खेल में जल्दी थक जाओगे। असर को मैंने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैंने आशर को कहा कि इस बार तुम जरा भी नहीं बुलोगे, बस इस कुर्सी पर सालन हो जाओ, इस बार मैं खेलना चाहती हूँ। ये समझकर राशिद ने कहा, ठीक है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि अब मुझसे ज्यादा आप मेहनत ना करवाए। इस बार मैं खुद ही खेल रही थी। आशर मुझे मना कर रहा था कि आप थोड़ा सा आहिस्ता खेलें, लेकिन मुझसे इस बार सब्र नहीं हो रहा था। असर बार बार मुझे मना कर रहा था, लेकिन इस बार ना जानते हुए भी मैंने आशर की कोई बात सुनी ही नहीं, बस अपने तरीके से खेले ही जा रही थी। कुछ देर के बाद अशद बिल्कुल थक चुका था। मैं भी थक चुकी थी। इसके बाद मैं अब आशर को कहने लगी कि हमें सो जाना चाहिए। हाशर ने कहा, हाँ बिल्कुल सो जाना चाहिए। इसके बाद आशर के खेलने के बाद मुझे भी इससे हल्का हक था कि इस खेल
फी को मैं तो काफी अच्छा लगता है। असर और मैं एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजार चुके थे। फी अब जब भी हम कमरे में होते थे तो हम एक दूसरे की जरूरत होती तो हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजार लेते। इस तरह हमारी जिंदगी के हसीन लम्हात गुजार रहे। पीते एक दिन जब हम खेल रहे थे तो मुझे है पता था कि मेरा भाई देख लेगा, जिस पर उसने आशर को भी काफी डांटा। और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी कर दी और आशर और उसके बाद मैं कभी भी नहीं मिली। इसके बाद हशर से मेरा कभी भी राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई ने सख्ती से मना कर दिया था कि तुम आशर से कभी भी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक से, क्योंकि आलर मेरा चेकी और को पता चले तो मैं इस सेट पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अभी कभी भी मेरा ये सच किसी को पता चले। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मजीद कहानी देखने के लिए मेरा नाम सना है और मेरी उम्र 19 बरस है। मैंने अभी अभी 12वीं जमात पास की थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे वालिद साहब मेरी मजीद तालीम के सख्त खिलाफ थे। मैंने अम्मा और भाई शरियार से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे और अब्बा को मनाओगे? अम्मा ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बा नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेजों में पढ़ाई कम और महफिलें ज्यादा होती हैं। तब मेरे भाई शरियार ने अब्बा को समझाया और मेरी जमानत दी कि सना ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अब्बा मान गए और भाई से कहा, आज से सना की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और सना के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भाई ने अब्बा से कहा, आप फिक्र मत करें, मैं सना की हर हरकत पर नजर रखूंगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि भाई के जहन में क्या चल रहा है और वो मेरी इतनी हिम्मत अफसाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। दिनों बाद भाई ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करा दिया। शुरू में मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वो सब मैं रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत दोस्ताना हो गए थे। अब मुझे लगने लगा कि वो मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखते हैं। भाई गाँव में ही रहते थे और नौकरी की वजह से यहीं रुक जाते और हफ्ते बाद गाँव जाते। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की सबा से हो गई। उसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगीतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ तमाम हदें पार कर चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी जो शायद मुझे इस उम्र में पूछना ठीक ना था। उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरे किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसलिए जब भी मैं बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मजीद परेशान करते थे। हालांकि मैं अब तक भाई के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। वो मुझे याद दिला देते कि अब वो कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती। लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिए जाते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपनी दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। एक दिन मेरे भाई जब गांव से वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो सना? मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी, फिर वो चाहे जैसी भी बातें क्यों ना हो। भाई भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें बताया है? मैंने उनसे कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोज़ होती हैं जिनमें हर तरह की वीडियोज़ मिल जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वो वीडियोज़ देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोज़ देखें और लुत्फ उठाएं। मैंने ये बात अपना चेहरा भाई के करीब लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से डांटेंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो सना, ऐसी बातें अब्बा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा तो बुरा हाल होगा ही, साथ में मुझे भी घर से निकाल देंगे। बाकी रही वीडियोज़ देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें तमाम वीडियोज़ दिखा दूंगा। भाई की आंखों में एक शरारत थी जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी।
उसके बाद भाई अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लगता था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत ही ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी लुत्फ बाद में है। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बा भी समझ जाएंगे कि लड़की पढ़ रही है और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से आज़ाद हुई तो रात को आराम से मैं भाई के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भाई लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगज़ीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आज रात सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भाई के कंबल में घुस गई और भाई के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बा के आने का वक्त हो जाएगा और फिर बड़ा वक्त ज़ाया हो जाएगा। ये कहकर मैंने मोबाइल देखना शुरू कर दिया। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। लेकिन मैंने अभी कुछ ही वीडियोस देखी थी कि अचानक अब्बा मेरे कमरे में आ गए। अब्बा ने सख्त आवाज़ में कहा, इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। अब्बा बहुत सख्त गुस्से में थे और मैं उनसे काफ़ी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही अब्बा भाई के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे मैं फिर से भाई के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन उस रात अब्बा को भाई से कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वो काफ़ी देर तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं इंतज़ार करते करते सो गई और पता ही नहीं चला कि अब्बा कब भाई के कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेचैनी से रात का इंतज़ार करने लगी। मैंने कुछ वीडियोस देख ली थी और उन्हें देखने की ख्वाहिश मुझे बेताब कर रही थी। जब रात हुई तो मैं भाई के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, लेकिन भाई ने कहा अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूं, फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए परेशान थी, इसलिए भाई पर थोड़ा गुस्सा करके वापस अपने कमरे में गई। उसी लम्हे मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि उस शख्स ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वो बहुत रूमानी अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी, इसलिए मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मैं भाई को बतानी चाहिए। मैं फ़ौरन भाई के कमरे में गई। भाई अब भी अपने लैपटॉप में मसरूफ़ थे। मैंने बेसाख्ता कहा, शहरियार भाई, देखो कोई अजनबी मुझे मैसेज कर रहा है और तस्वीरें भेज रहा है। मेरे हाथ से मोबाइल लेकर उन्होंने मैसेज और तस्वीर देखी। उनके चेहरे पर पहले तो हैरत आई, फिर वो गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, सना, ये दुनिया बहुत वसी है और इसमें अच्छे बुरे लोग सब हैं। तुम अभी नौजवान हो, मासूम हो, ऐसे लोग तुम्हारी इस मासूमियत को निशाना बनाते हैं। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा गर्मजोशी का एहसास था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अब्बा ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। ये कहकर उन्होंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया और मुझे समझाया कि आइंदा ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना देना। लेकिन उस रात के बाद से भाई का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। वो पहले से ज़्यादा करीब आने लगे। कभी मेरा हाथ थाम लेते, कभी मेरे सर पर हाथ फेरते और कभी मेरी बात सुनते हुए ऐसे देखते जैसे मेरे अल्फाज ही उनकी दुनिया हो। एक रात अम्मा अब्बा किसी तकरीब में गए हुए थे। मैंने चाय बनाकर भाई के कमरे में ले गई। भाई को सर में दर्द था। मैं उनके पास बैठ गई और उनकी सर की मालिश करने लगी। हवा में खामोशी थी, सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक भाई ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों में घुस गईं। मैंने देखा उनकी आंखें कुछ कह रही थीं। वो कुछ बोलना चाह रहे थे। सना, उनकी आवाज़ में लर्जिश थी। तुम बड़ी हो गई हो। ये जुमला बोलते हुए उनकी निगाहें मेरे चेहरे पर घूम रही थीं। मेरा दिल दीवाना वार धड़क रहा था। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज मेरे हल्क में फंस गए। वो करीब आए, बहुत करीब। उनकी सांसों की गर्मी मेरे रुखसार को छू रही थी। फिर उन्होंने अचानक पीछे हटते हुए कहा, माफ़ करने सना, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं बैठी रह गई, हैरत, खौफ और एक अजीब सी महरूमी के जज्बों में घिरी हुई। अगले कई दिनों तक भाई ने मुझसे बात तक नहीं की। वो मुझे नज़रअंदाज करते, मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। मेरी बेचैनी हद से गुजर गई। आखिरकार एक शाम जब वो बालकनी में खड़े थे, मैं उनके पास चली गई। भाई, मैंने कुछ गलत किया है? आप मुझसे नाराज़ हैं? मेरी आवाज़ रोते हुए बच्चे की सी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा।
उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो मैं पहली बार देख रही थी। नहीं सना, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत मैंने किया है। मैंने वो हद पार करने की कोशिश की जो कभी नहीं पार करनी चाहिए थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज कहे, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ और मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। ये सुनकर मेरे अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सब बातें जो मैंने अपनी सहेली से सुनी थीं, वो वीडियोस, वो एहसासात, सब एक साथ मेरे जहन में घूमने लगे। क्या यही वो जज्बात थे जिनके बारे में सब बात करते हैं? क्या शहरयार भाई मुझसे मोहब्बत करते थे? मोहब्बत नहीं, ये नामुमकिन था, ये गलत था। लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा, क्या मोहब्बत की कोई शक्ल, कोई हुदूद होती हैं? मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन भाई मैं समझती हूँ आपको। ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शहरयार ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरत थी, खौफ था और एक चमक भी थी। सना, तुम्हें कुछ नहीं समझना चाहिए। ये रास्ता खतरनाक है। हम एक दूसरे को खो सकते हैं। हमारी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन अब बात हो चुकी थी। बर्फ पिघल चुकी थी। अगले हफ्ते भाई ने अपने ऑफिस से ट्रांसफ़र ले ली और गाँव वापस चले गए। उन्होंने अम्मा अब्बा से कहा कि वहाँ एक अच्छा मौका मिला है, लेकिन मैं जानती। रात के ठीक 3 बजे तक मेरी आंखों में नींद नाम को ना थी। बेचैनी बढ़ती गई तो आखिर में मजबूर होकर अपनी बहनों वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। शायद आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को जगाकर उससे कुछ देर बातों में गुजारी जा सके। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हल्की सी नीली रोशनी की लैम्प जल रही थी। मेरी तीनों छोटी बहनें गहरी नींद सोते हुए थीं, लेकिन मेरी नज़र जब बड़ी बहन के बिस्तर पर पड़ी तो वो खाली था। मैं हैरान रह गया, रात के इस पहर वो कहाँ जा सकती थी। मैं एहतियात से बाहर आंगन में निकल आया। हमारा गुस्लखाना आंगन के आखिर में बना था। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आई। मैंने कदम रोके और कान लगाकर सुना। ये मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी से कह रही थी, जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, अभी रात के 3 बजे हैं, इस वक्त कौन आएगा? परेशान मत हो, मुझे सुकून से काम करने दो। मेरा दिल थक से रह गया। मैंने गुस्लखाने की तरफ देखा। क्या कोई रास्ता था जहां से अंदर का मंजर देखा जा सके? मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी। मैंने आहिस्ता से एक खिसकती हुई ईंट पर चढ़कर झांका। अंदर की झलक ने मेरे बदन में आग लगा दी। मेरी बहन और वो लड़का, ये तो हमारे ही मोहल्ले का नादीम था, एक दूसरे के आगोश में थे। गुस्से और शदीद मायूसी की एक लहर ने मुझे आ लिया। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और गुस्लखाने के मरकजी दरवाजे पर आकर आहिस्ता से दस्तक दी। समिया, मुझे मालूम है तू अंदर है, मैंने धीमे लहजे में कहा, और तेरे साथ कोई और भी है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दो। शोर मत मचाना वरना घर में सब जाग जाएंगे। अंदर से बहन की आवाज़ कांपती हुई आई, भाई आपको गलतफहमी हुई है, मैं सिर्फ वॉशरूम में हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? बराहे करम चले जाएं। मैंने अपनी आवाज़ में सख्ती भरते हुए कहा, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है। ये नादीम है ना, वही आवारा लड़का, इसी के साथ तुम रंगरलियां मना ही थी। दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मा और अब्बू को जगा लाता हूँ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दरवाजे की चटखनी हिली। समिया ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा खौफ और शर्म से सुर्ख था। नादीम अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, खबरदार नादीम, अगर यहाँ से हिला भी तो। वो फौरन रुक गया। मैंने बहन की तरफ गुस्सीली नज़र से देखा। मुझे पहले से ही शक था कि शायद वो ऐसे कामों में मुलविस है, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। अब इसके पास इनकार का कोई रास्ता नहीं था। ये तुम दोनों के दरमियान कब से चल रहा है? मैंने पूछा। तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम अपने शौहर से मोहब्बत करती हो, इसीलिए दूसरी शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती, लेकिन ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। समिया ने आंखें झुकाकर कहा, आसिफ, जो कुछ हुआ नादानिस्ता हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, बराहे करम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैंने अपनी आवाज़ में रौब झाड़ते हुआ कहा, आज तुम हाथ आ गई हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। आसिफ, तुम क्या चाहते हो? खुदा के लिए मुझे जाने दो। अगर अम्मा अब्बू को पता चल गया कि मैं नादीम के साथ थी तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, अच्छा, पहले इस नादीम को यहाँ से भगाओ, मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद नादीम पहले ही बहुत डरा हुआ था। ये सुनते ही वो बगैर कुछ कहे तेजी से आंगन से निकल गया। मैंने समिया का हाथ पकड़ लिया। जो काम तो उसके साथ कर रही थी वही अब मेरे साथ कर, चलो अंदर चलते हैं। वो सहमी हुई बोली, नहीं भाई, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरे छोटे भाई हो, ये बहुत गलत बात है। इस वक्त मेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा, वैसे भी मुझे तेरी ज़रूरत थी, इसीलिए तुझे जगाने आया था। ये अच्छा हुआ कि तू यहाँ मिल गई, अब मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैंने उसे हाथ से पकड़कर गुस्लखाने के अंदर खींच लिया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, रुको, पहले मेरी एक शर्त सुन लो। मैंने पूछा, क्या शर्त है, जल्दी बताओ। उसने आंखें नीचे किए हुए कहा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, असल में। उसने रुककर सांस लिया, नादीम नहीं, कोई और। मैं हैरान हुआ, फिर तू नादीम के साथ ये सब क्या किया था? भाई, वो तो सिर्फ मेरी ज़रूरत पूरी करता है, मैं उसे इनकार नहीं कर पाई। समिया, ये बहुत गलत बात है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया? इस बहस में मत पड़ो भाई, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं एक और से मोहब्बत करती हूँ, एक पठान लड़के से जो सड़क तमीराती काम पर हमारे गाँव आया हुआ है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया। और तुम मुझसे क्यों कह रही हो? अम्मा अब्बू को बताओ, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि गैर बरादरी में शादी नहीं हो सकती, इसलिए तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, तुम अम्मा अब्बू को मना लो। मैंने उसकी उलझन और बेबसी को महसूस किया। मैंने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है समिया,
इसमें वक्त लगेगा। उसने फौरन कहा, अगर तुमने अम्मा अब्बू से बात की तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। मुझे उसकी इस हालत पर तरस आया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ख्वाहिश भी जागी। मैंने कहा, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आज रात में ही भाई। मैंने उस पठान से वादा कर लिया है कि उससे मिलूंगी। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, आज रात तो मेरी है, वरना मैं सारी रात जागकर तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। तुम्हें आना होगा। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, रात 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, सिर्फ 15 मिनट, फिर 2 बजे वो आ जाएगा तो मैं उससे थोड़ी देर मिल लूंगी। ये बात है, मैंने कहा और उसे जाने दिया। मैं अपने कमरे में वापस आया, लेकिन नींद बिल्कुल गायब थी। मेरे जहन में सवालों का तूफान बरपा था। क्या मेरे घर में ये सब कुछ हो रहा है? जिस बात का मुझे हमेशा से डर था वही तो हो रहा था। आखिरकार थकावट ने मुझे घेर लिया और मैं सो गया। सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली। मैं बाहर आया तो अम्मा नाश्ता बना चुकी थी। आसिफ, आज तो तुमने बहुत देर कर दी, जल्दी से नाश्ता करो और दुकान पर चले जाओ। जी अम्मा, आंख बहुत गहरी लग गई थी। मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो वाकई खूबसूरत थी। उम्र के बावजूद चेहरे पर ताजगी और रौनक थी। एक ख्याल मेरे जहन में कौन था, लेकिन मैंने फौरन उसे दबा दिया। नाश्ते के बाद मैं बहनों के कमरे में गया। समिया अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी। उसने मुझे देखकर एक माने खीज मुस्कुराहट भेजी। मैंने करीब जाकर पूछा, अब बताओ, तेरी वो शर्त क्या है जो कल रात अधूरी रह गई? उसने चुपके से कहा, भाई दोपहर में जब तुम खाना खाने आओगे तब बताऊंगी, अभी अम्मा के सामने बात नहीं कर सकती। मैंने सर हिलाकर दुकान की तरफ रवाना हो गया। दुकान पहुंचा तो मेरा मावन छोटू सफाई करके बैठा था। मैंने उसे सलाम किया और काम में लग गया। थोड़ी देर बाद एक चेहरा दुकान के सामने नजर आया। ये सना थी, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। उसके हुस्न की ताबिश देखने वालों की आंखें खीरा कर देती थीं। वो कुछ खरीदारी का बहाना करके दुकान के अंदर आई। आसिफ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम्हारे पास फोन है? मुझे दे दो, मैं घर जाकर तुमसे बात करती हूँ, यहाँ पर बात नहीं हो सकती। मेरे पास एक पुराना बटनों वाला मोबाइल था। मैंने वो उसे थमा दिया। जाओ घर जाकर फोन कर लेना। तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सना की शर्मीली आवाज आई, आसिफ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोई सूरत निकालो। मैं रात भर तुम्हारा तस्वुर करती रहती हूँ। मेरा दिल धड़क उठा। सना, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ये गाँव है, यहाँ कोई होटल या महफूज जगह नहीं कि हम वहाँ मिल सके। उसने फौरन कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम मानो। मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है, अगर उसमें कोई बैठ जाए तो कोई देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहाँ आऊंगी, तुम भी आ जाना। मैंने सोचा, सना के साथ मिलने का मौका, वो इतनी हसीन थी, लेकिन खतरा था, अगर पकड़े गए तो गाँव वाले हमें कभी माफ नहीं करेंगे। फिर मेरे जहन में एक और ख्याल आया, मेरी बहन समिया की सूरत में एक और मौका तो पहले से मौजूद था। मैंने मोहतात लहजा इख्तियार किया। सना, वो जगह ठीक नहीं है, कोई और जगह सोचेंगे। उसने गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में कहा, बराहे करम आसिफ, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी किसी और से कर दें। तुम अपने घर वालों से बात करो, मेरे यहाँ रिश्ता भेजो। मैं सना से मोहब्बत करता था, लेकिन मैं अभी शादी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, सना, अभी मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं, मेरे पास सिर्फ ये छोटी सी दुकान है। मैं जब अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे घर रिश्ता जरूर भेजूंगा। तब भेजूंगी जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। मुझे दौलत की जरूरत नहीं आसिफ, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसके अल्फाज मेरे दिल को छू गए। मैंने कहा, ठीक है सना, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। बातों ही बातों में दोपहर के 1 बज गए। मैंने छोटू से कहा कि आज वो खाना लेने ना जाए, मैं खुद घर जाकर खाना खा लूंगा। घर पहुंचा तो अम्मा ने बताया कि अभी खाना तैयार नहीं है। मैं बहन के कमरे में गया। समिया अकेले बैठी थी। अब बताओ वो शर्त क्या थी? मैंने पूछा। उसने घबराहट से इधर उधर देखा, फिर चुपके से कहा, भाई मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक पठान लड़के से मोहब्बत करती हूँ। मेरी शर्त यह है कि तुम अम्मा अब्बू को राजी करो कि मेरी शादी उसी से हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने उसकी घबराई हुई आंखों में देखा। तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे शादी करेगा? वो तो यहाँ मजदूरी करने आया है, फिर चला जाएगा। नहीं, वो कहता है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने एक लम्हा सोचा, अच्छा मैं अम्मा अब्बू से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज रात का वादा याद रखना। उसने सर हिलाया। मैं आऊंगी। रात 1 बजी। दोपहर का खाना खाकर मैं वापस दुकान पर आया। पूरा दिन किसी तरह गुजरा। रात गई, जब घर वाले सो गए मैं अपने कमरे में जागता बैठा रहा। वक्त गुजरता महसूस हो रहा था। आखिरकार घड़ियाल की सुइयों ने 1 बजे का ऐलान किया। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और समिया अंदर दाखिल हुई। उसने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर नजर झुका ली। मैं आ गई हूँ भाई, अब वो बात करो जो तुमने कही थी। मैंने उसे पास बिठाते हुए कहा, पहले तुम वादा करो कि तुम अम्मा अब्बू को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी, और जो कुछ आज होने वाला है वो हमारी खुफिया राजदारी में रहेगा। उसने हल्के से सर हिलाया। वादा है। उस रात हमारे दरमियान एक नई किस्म का रिश्ता कायम हुआ। एक ऐसा रिश्ता जो भाई बहन की हदों से परे था, जो खौफ और मौका परस्ती के संगम पर खड़ा था। जज्बों की ये पुरसीरत दुनिया का दरवाज़ा खुल गया था। सुबह हुई तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन मेरे और समिया के दरमियान अब एक खामोश बहमी कायम हो चुकी थी। हमारी आंखें मिलती तो बेचैनी और शर्म के साथ साथ एक अजीब सी कुर्बत का एहसास भी झलकता। 1 हफ्ता गुजर गया। मैंने अम्मा अबू से समिया की दूसरी शादी का जिक्र किया तो उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया। वो बेवा है, उसका एक बच्चा है, अब कौन उससे शादी करेगा, और वो खुद भी नहीं चाहती। मैंने कहा, अम्मा क्या पता कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अब्बू ने झिड़क दिया, तुम अपनी दुकान की फिक्र करो, ये बातें मत करो। मैंने समिया को अम्मा अब्बू का जवाब सुनाया तो उसकी आंखों में मायूसी छा गई। तुमने वादा किया था आसिफ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने कहा, मैंने कोशिश की, अब और क्या कर सकता हूँ। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, फिर हमारा मुआहदा खत्म, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, किसी और तरीके से बात करता हूँ। लेकिन मैं जानता था कि अम्मा अब्बू किसी गैर बरादरी में शादी की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगी। मैं एक मुश्किल में फंस चुका था। एक तरफ सना की बेलौस मोहब्बत, दूसरी तरफ समिया के साथ जज्बाती और जिस्मानी ताल्लुक का ये नाजायज़ रिश्ता।
फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, मुझे आंगन में हाथों की आवाज़ आई। मैंने झिरक से झांका। चांदनी रात में समिया और वो पठान लड़का खामोशी से बात कर रहे थे। मैंने देखा कि वो लड़का उसे एक छोटा सा तोहफा दे रहा है और वो मुस्कुरा रही है। उस मुस्कुराहट में वो जज्बा था जो उसने कभी मेरे लिए नहीं दिखाया था। एक अजीब सी जलन ने मेरे अंदर जन्म लिया। मैंने सोचा कि क्या यही वो मोहब्बत थी जिसकी वो तलाश में थी, और क्या मैं सिर्फ एक मौका परस्ती बना हुआ था। इस रात के बाद मैंने समिया से मिलना कम कर दिया। मेरा दिल सना की तरफ माइल होने लगा, जो बेरौस मोहब्बत पेश कर रही थी। मैंने उसे बेदुकान पर बुलाया और कहा, सना, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजने के लिए तैयार हूँ। उसकी आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए तुम्हारे घर वालों को राजी करने के लिए। वो खुशी से उछल पड़ी। उस दिन के बाद वो अक्सर दुकान पर आती। हम खुफिया मुलाकातें करते। एक दिन जब मैं दुकान पर अकेले था, समिया वहाँ आ पहुंची। उसका चेहरा सख्त और पुरज़्म था। आसिफ, मैं यहाँ तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। मैं हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? वो पठान लड़का, उसका नाम रहमान है, वो मुझे अपने साथ वापस अपने गाँव ले जा रहा है। हम वहाँ शादी कर लेंगे। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा बच्चा? अम्मा अब्बू? मैं बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ। अम्मा अब्बू के लिए मैंने एक खत लिख दिया है। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का वाहिद मौका है मोहब्बत और आज़ादी का। तुमने मेरी मदद नहीं की आसिफ, तुमने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी की। उसके अल्फाज खंजर की तरह मेरे सीने में उतर गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आज रात चली जाऊंगी, बराए करम मुझे रोकना मत, और हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भूल जाना। वो बगैर किसी और बात के चली गई। मैं अपनी जगह पर जमकर रह गया। समिया उस रात वाकई चली गई। अम्मा अब्बू का रो रो कर बुरा हाल हुआ। गाँव में बदनामी फैल गई। मैं अपने आप को मोरिद इल्ज़ाम ठहराता रहा। वक्त गुजरता गया। मैंने सना के घर शादी का पैगाम भेजा। उसके घर वालों ने शर्त रखी कि मैं एक अलग घर बनाकर सना को लाऊंगा। मैंने मेहनत की, ज़्यादा काम किया और आखिरकार एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। शादी से एक रात पहले मैं अपने नए कमरे में बैठा सोच रहा था। मेरे जहन में समिया का चेहरा घूम रहा था। क्या मैंने उसके साथ गद्दारी की थी? क्या मैं अच्छा इंसान था? सुबह मेरी शादी सना से हुई। वो सफ़ेद लिबास में फरिश्ता लगी थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे इत्मीनान मिला। शायद यही मेरी तकदीर थी, एक सादा प्यारी बीवी का साथ। शादी के कुछ महीने बाद मुझे एक खत मिला। खत के सिरे पर पेशावर का पता था। खत समिया ने लिखा था, आसिफ, मैं खुश हूँ। रहमान मुझे अच्छी तरह रखता है। मेरा बच्चा भी खुश है। मुझे अफसोस है कि मैंने अम्मा अब्बू को दुख दिया। बराए करम उनसे मेरा कहना कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, शायद तुम्हें भी। हम दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। माफ़ कर देना। ज़िंदगी आगे बढ़ती है, तुम भी खुश रहो। मैंने खत पढ़कर चला दिया। ये राज हमेशा के लिए राजी रहना चाहिए था। आज जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ और सना चाय ला कर देती है, तो मैं माजी के उन सायों को भूलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभार चांदनी रातों में वो तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं। रात के 3 बजे गुस्ल खाने का रोशनदान और वो आवाज़ें जो मेरे अंदर की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कहानी का इख्तिताम यही है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है और हर राज आखिरकार एक ज़ख्म बन जाता है जो वक्त